इस वीडियो में हम क्लास 9th सोशल साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के राजनीति शास्त्र के चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो देखते हैं आपके इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आपका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। मतलब कहने का कि लोकतंत्र का सामान्य अर्थ यह है, सरकार जनता द्वारा चुनी गई है तथा वह जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करती है। लोकतंत्र का मतलब है कि जिसमें जनता अपनी इच्छानुसार किसी भी सरकार को चुनती है जो जनता की इच्छाओं के अनुरूप यानी उनके अनुसार कार्य करती है। ठीक है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा की सरकार चुनने का अधिकार है। जनता अपने विचार व्यक्त करने, अपनी इच्छा के व्यापार का चुनाव करने और देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अबाध्य रूप से आने जाने के लिए स्वतंत्र है। तो देखिए, लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार। ठीक है ना, इसमें जनता अपनी इच्छानुसार अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपनी सरकार को चुनती है जो सरकार जनता के लिए काम करती है। ठीक है, और साथ में लोकतंत्र में जनता को अपने विचार व्यक्त करने, अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यापार को चुनने या फिर देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने की स्वतंत्रता होती है। फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकहरी नागरिकता क्या है। तो भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्रदान की गई है, वह है भारत की नागरिकता। ठीक है ना, केवल इकहरी नागरिकता का मतलब है एक नागरिकता। तो भारत के नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता दी गई है जो कि है भारत की नागरिकता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को एक ही नागरिकता प्राप्त है, चाहे वह किसी भी राज्य में रहता हो। ठीक है ना, मतलब कहने का कि कोई भी व्यक्ति चाहे भारत के किस भी राज्य में रहे वह भारतीय ही कहलाएगा, उसकी नागरिकता एक ही है, भारतीय। ठीक है, फिर इसमें आगे आपको लिखना है, भारत के सभी नागरिक को चाहे उसका जन्म किसी भी राज्य में हुआ हो, बिना किसी भेदभाव के देश भर में एक से अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हैं। मतलब वह भारत का नागरिक है अगर, तो उसका जन्म किसी भी राज्य में हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिना किसी भेदभाव के उसे जो अधिकार मध्य प्रदेश में प्राप्त होंगे वही अधिकार उसे किसी दूसरे राज्य में भी प्राप्त होंगे। इस प्रकार भारत में इकहरी या फिर एकल नागरिकता विद्यमान है, जिसे भारत की अखंडता का प्रतीक मान सकते हैं। अब आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य से क्या तात्पर्य है। तो आपको इसके आंसर में लिखना है, उद्देशिका के अनुसार। उद्देशिका मतलब है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार उसमें लिखा हुआ है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र। इसका मतलब है, इसका सरल अर्थ है कि भारत अपने निर्णय खुद से और पूरी स्वतंत्रता से लेगा। यह निर्णय देश की जनता की तरफ से चुने हुए प्रतिनिधि लेंगे। मतलब देश की जनता ने जिस सरकार को चुना है वह सरकार अपने देश के लिए किसी भी तरह का निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकती है। फिर इसमें दूसरा है समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा का मतलब है कि भारत की सरकार कुछ संसाधनों पर नियंत्रण रखती है, लेकिन इसका इस्तेमाल देश की जनता के लिए, उनके विकास के लिए करती है। देश के जो भी संसाधन है उनका उपयोग भारत की सरकार जनता के कल्याणकारी कार्यों के लिए ही करती है। फिर तीसरा है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब है भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और सभी को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। इसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्षता। फिर अगला है लोकतंत्रात्मक राष्ट्र। तो भारत लोकतंत्रात्मक राष्ट्र होगा जिसमें देश को चलाने के सभी निर्णय देश की जनता लेगी। अर्थात कहने का मतलब है कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना हुआ है वह सरकार ही देश को चलाने के लिए सारे निर्णय लेगी। गणराज्य देश का मतलब है कि गणराज्य में जनता सर्वोपरि शासक होती है। गणराज्य में जनता देश के प्रमुख को निश्चित समय के लिए चुनती है। इसमें क्या होगा, गणराज्य का मतलब है कि जनता ही सबसे ऊपर है,
ठीक है। जनता अपने किसी एक प्रमुख व्यक्ति को देश के लिए, अपने हित के लिए चुनती है, वो भी एक निश्चित समय के लिए, ताकि वो हमारे हितों में कार्य कर सके। फिर अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अब देखिए, लोकतांत्रिक शासन, इसमें लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या होगा, लोगों के पास सीमित अधिकार होते हैं, वो सरकार के कार्यों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन में लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक शासन में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इन लोगों के लिए एक सपना है। मतलब कहने का कि लोकतांत्रिक शासन, जैसे कि भारत में लोकतांत्रिक शासन है, तो हम यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया के आधार पर क्या करते हैं, लोगों को चुनते हैं। लेकिन यहाँ गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या है, वहां पर कोई भी चुनाव नहीं होता है। फिर अगला इसका है, लोकतांत्रिक फैसले में सदैव ज्यादा लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक में लोग किसी भी प्रकार के फैसले में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें सरकार के फैसले के संदर्भ में कोई हक नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई भी लोकतांत्रिक फैसला होता है, कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो उसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। लेकिन गैर लोकतांत्रिक देश में क्या होगा, लोगों को फैसले में भाग लेने का कोई भी अधिकार नहीं होता है, वो सरकार के फैसले पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं, उन्हें कोई भी इस तरह की स्वतंत्रता नहीं होती है। फिर इसमें अगला है, लोकतांत्रिक शासन में लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। मतलब इसमें जनता ही सर्वोपरि होती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक में लोगों को हमेशा प्रजा ही समझा जाता है, ना तो शासक और ना ही सम्मानजनक प्रजा। मतलब गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या होगा कि आपको केवल प्रजा ही समझा जाएगा, वहां पर सरकार के ही निर्णय आपको मानने होंगे। जबकि लोकतांत्रिक शासन में यदि हमें सरकार का निर्णय पसंद नहीं है, तो हम सरकार से कह सकते हैं कि आप इस निर्णय को बदलिए या फिर इसमें संशोधन करिए। लेकिन गैर लोकतांत्रिक में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसा सरकार ने निर्णय लिया हमें वैसा ही मानना होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर एक और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र बेहतर शासन पद्धति है क्यों? तो देखिए, यहाँ पर जो अभी मैंने आपको समझाया कि लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर, इसमें जो लोकतांत्रिक शासन के पॉइंट है, यही पॉइंट आप उस आंसर में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन से दो आंसर लिख सकते हैं। तो आपको लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। क्या है? ये पूरा एक दस्तावेज है जिसमें सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित किया गया है कि सरकार किस तरीके से कार्य करेगी, सरकार के कितने अंग होंगे, सरकार को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, ये सारी बातें यहाँ संविधान में लिखी हुई हैं, जिसके अनुसार देश का शासन चलता है। तो इसी संविधान के अनुसार ही देश का शासन चलाया जाता है। प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार ही कार्य करती है, अपनी मर्जी से वो वहां कार्य नहीं करेगी। जैसा संविधान में लिखा हुआ है उसी अनुसार प्रत्येक सरकार को कार्य करना होगा। संविधान देश के अन्य सभी कानूनों से श्रेष्ठ होता है। यह सर्वोच्च कानून है जो सरकार के अंगों तथा नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को परिभाषित और सीमांकित करता है। मतलब संविधान सर्वोच्च कानून है जिसमें सरकार के अंग, नागरिकों के अधिकार और उनके कर्तव्यों को भी बताया गया है। सरकार जो भी निर्णय लेती है, सरकार जो भी काम करती है, वो सभी संविधान के कानून के तहत ही किए जाते हैं। किसी भी अपराधी को सजा भी देना है तो वो भी संविधान में लिखा हुआ है कि किस अनुच्छेद के तहत, किस धारा के तहत इस व्यक्ति को इस तरह की सजा मिलना चाहिए। तो ये सारे कार्य संविधान के अनुसार ही किए जाते हैं। तो इसीलिए किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।